हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों पढ़ेंगे किरचॉफ के नियमों को। तो दोस्तों पहले ये जानते हैं कि हमें किरचॉफ के नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ी, अर्थात उन्होंने ये नियम क्यों दिए। तो डिस्टेंस जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम सरल परिपथों की बात करें, अर्थात ऐसे परिपथ जिनमें तारों का संयोजन बहुत सिंपली होता है, अर्थात उनमें धारा का मान निकालना या विभवांतर का मान ज्ञात करना या प्रतिरोध का मान ज्ञात करना बहुत सरल होता है, तो हम उन ऐसे परिपथों को ओम के नियम की सहायता से सॉल्व कर लेते हैं। अर्थात उनसे जिस वैल्यू को हम फाइंड करना होता है आवश्यकता अनुसार हम उसको फाइंड कर लेते हैं। परंतु बेटा कुछ ऐसे जटिल परिपथ हैं जिनमें धारा का मान निकालना ओम के नियम की सहायता से असुविधाजनक होता है, अर्थात कभी कभी तो इसको सॉल्व करना ही संभव नहीं होता है। तो ऐसे परिपथों को सोल्व करने के लिए, ऐसे परिपथों में धारा का मान ज्ञात करने के लिए या प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए बेटा हम किरचॉफ के नियमों को पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में टेस्टेड हम किरचॉफ के प्रथम नियम को डिस्कस करेंगे बारीकी से। तो आइए देखते हैं कि बेटा क्या है आपका किरचॉफ का प्रथम नियम। तो देखिए बेटा किरचॉफ का नियम प्रथम नियम हमसे कहता है, अभी मैं डायग्राम आपको समझाऊंगा, पहले मैं स्टेटमेंट आपको बताऊँ। किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर, आइए आप समझ रहे होंगे, किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है स्टैंड। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि मैं आपसे जो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि मैं रियल में क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। मान लीजिए स्टैंड कि ये कोई संधि है। संधि का मतलब बेटा कि यहाँ पे अभी बहुत सारी अभी मैं धाराएं दिखाऊंगा। यहाँ पे मान लीजिए एक धारा यहाँ पे इधर को आई, ये ठीक है स्टैंड। ये कोई तार है, इस तार के माध्यम से मान लीजिए कोई धारा इधर की ओर चल रही है। मान लीजिए हमने इसको I1 कह रखा है। ठीक है स्टैंड, हमने इसको I1 बोल दिया। मान लीजिए एक स्टैंड कि एक धारा इस तार से इधर की ओर चल रही है, जिसको हमने क्या कहा, I2 कहा। ध्यान से समझें कि हमने देखा कि ये कोई संधि है बेटा, और इस संधि की ओर एक धारा क्या I1 और दूसरी धारा क्या I2। मान लीजिए तीसरी धारा और है और वो हमने उसको नाम दिया बेटा I3, और ये भी बेटा क्या है, संधि की ओर चल रही है। ठीक है स्टैंड। अच्छा अब और बात करते हैं आगे थोड़ी इसके, कि मान लीजिए कि एक धारा बेटा ये है जो संधि से दूर जा रही है। संधि से दूर जाने का मतलब यानी ये जो धाराएं थी बेटा I1, I2, I3 संधि की ओर आ रही हैं, ठीक है, और ये जो धारा है बेटा संधि से दूर जा रही है, जिसका हमने नामकरण किया है I4 नाम से। और एक धारा और ले लीजिए कि मान लीजिए एक धारा ये है, ठीक है स्टैंड, और इसका हम नाम ले लेते हैं I5, ठीक है, और ये संधि का नाम मैं देता हूँ बेटा O। तो बेटा आप देख रहे हैं कि इस संधि O पर 5 तारों से करंट फ्लो हो रहा है, कि जिसमें I1, I2 और I3 इन 3 तारों से संधि की ओर धाराएं आ रही हैं, जबकि I4 और I5 धाराएं इन 2 तारों से दूर जा रही हैं। ठीक है। तो किरचॉफ ने बताया कि वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये कोई संधि है O, तो इस पॉइंट पर इन सब धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बेटा, शून्य होता है। आई होप को देखिए हम क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए फिर से एक बार समझें, ये परिपथ की कोई संधि है बेटा, इस संधि की ओर 3 धाराएं आ रही हैं, I1, I2 और I3 संधि की ओर आ रही हैं, जबकि 2 धाराएं I4 और I5 संधि से दूर जा रही हैं। ठीक है। अगर हम इसका सम करें, क्या करें, योग करें, तो उनका योग कितना होता है बेटा, शून्य होता है। और यही आपका बेटा किरचॉफ का प्रथम नियम। देखिए मैंने लिखा है स्टेटमेंट में क्या है, किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I = 0। सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा, समीशन यानी योग होता है, और किसका योग बेटा, I का। ठीक है। अच्छा बेटा इस नाम देखो NCERT की अगर हम की बात करें बेटा, NCERT बुक से, ठीक है, तो उसमें जो नाम बेटा किरचॉफ नाम है, जबकि किसी साइड बुक से आप तैयारी कर रहे हैं स्टैंड, तो उसमें आपको क्या नाम लिखा, किरचॉफ नाम लिखा मिलेगा आपको। ठीक है। तो इससे कन्फ्यूज ना हो किरचॉफ आए या किरचॉफ आए बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा परीक्षा के लेवल से अति इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे कन्फ्यूज ना हो जाए।
आपको अगर किरचॉफ लिखा हुआ आता है या किरचॉफ लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाना कि आपको वही नियम प्रूव करना है, ठीक है, जो आपने पढ़ रखा है। का प्रथम नियम, बेटा इस नियम को हम धारा नियम भी कहते हैं, इस नियम को कहते हैं बेटा धारा नियम कहते हैं, और दूसरे केस को संधि नियम भी कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है इस टाइम। चलिए अब मैं समझाता हूँ अपने परिपथ को। देखिए अब जो 3 धारा है जो संधि की ओर चल रही हैं, I1, I2 और I3, ठीक है बेटा। अगर हम 3 धाराओं को धनात्मक लें अर्थात हम पॉजिटिव साइन के साथ लें तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं उनको हमें चिन्ह परिपाटी के अनुसार नेगेटिव साइन से लेना पड़ेगा अर्थात ऋणात्मक लेना पड़ेगा। देखिए क्या कहते हैं हम, समझे बात को। यदि संधि O की ओर आने वाली धाराएं I1, I2 तथा I3 को धनात्मक तथा संधि O से दूर जाने वाली धाराओं I4 व I5 को ऋणात्मक लिया जाए तब किरचॉफ के, मैं किरचॉफ ही लिख रहा हूं, आप किरचॉफ भी लिख सकते हैं, के कथन से, मतलब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है, उन्होंने कहा है कि वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सारी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3, अब मैंने इनको पॉजिटिव लिया है बेटा, मैंने लिखा है कि जो धाराएं संधि की ओर चल रही हैं उनको मैंने धनात्मक लिया है, अर्थात ये प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, लेकिन ये धाराएं आप देख रहे हैं कि दूर जा रही हैं, इनको हम क्या लेना है बेटा, ऋणात्मक ले रहे हैं, अर्थात I4 माइनस I5 इजिकल टू क्या बेटा, 0। आप देख रहे हैं कि जो धाराएं संधि की ओर चल रही हैं बेटा हमने उनको पॉजिटिव लिया है, और जो धाराएं संधि से दूर जा रही है उनको हमने नेगेटिव लिया है, ठीक है। अब आप जानते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स में बेटा, अगर ये वैल्यू I4 और I5 नेगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। ध्यान से समझे, देखो I1 प्लस I2 प्लस I3, अभी दोनों नेगेटिव है बेटा, उधर जाकर वेरी गुड दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, I4 एंड I5। अब इस समीकरण से आप देखें बेटा, इस समीकरण से आप देख रहे होंगे कि ये धारा I1, I2 और I3 संधि की ओर आ रही है, इन सब का योग, इन सब का जोड़ किसके बराबर है, संधि से दूर जाने वाली धारा के, यानी किसके जोड़ के बराबर है, I4 और I5 के योग के बराबर है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो बेटा एक यहाँ से स्टेटमेंट और भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये स्टेटमेंट याद ना रहे तो आप ये भी कह सकते हैं किरचॉफ के संधि नियम में या धारा नियम में कि वैद्युत परिपथ की किसी संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलिए मैं लिख देता हूँ इस चीज को। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि किसी
वैद्युत परिपथ की किसी संधि की ओर आने वाली सभी या समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, देखिए स्टैंड, जैसे कि मैंने देखा I1, I2 एंड I3 ये तीनों धाराएं संधि की ओर चल रही हैं और इनका जो योग है, इनका जो सम है वो संधि से दूर जाने वाली अर्थात I4 और I5 के योग के बराबर। तो ये स्टेटमेंट को मैंने बताया बेटा कि किसी वैद्युत परिपथ की संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये भी स्टेटमेंट किरचॉफ के नियम का प्रथम नियम का स्टेटमेंट है। ठीक है स्टैंड। अब देखिए स्टैंड, कभी कभी एग्जाम में आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किरचॉफ का नियम किस नियम पर आधारित है या किस भौतिक राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो स्टैंड देखिए, मैं आपको इस बात को आंसर देता हूँ कि देखिए एक सपोज करें बेटा कि यहाँ से मान लीजिए कि 2 एम्पियर की धारा इधर की ओर आ रही है, मान लीजिए यहाँ से 1 एम्पियर की धारा इधर की ओर आ रही है और मान लीजिए यहाँ से बेटा आपकी 4 एम्पियर की धारा आ रही है। यानी समझे बात को, I1 का मान कितना है बेटा 2 एम्पियर है, ठीक है, और I2 का मान कितना 1 एम्पियर और I3 का मान कितना बेटा 4 एम्पियर, ठीक है। अब ये धाराएं इधर की ओर आ रही संधि की ओर, ठीक है। तो अब ये संधि की ओर जो धाराएं आ रही है I1, I2 और I3, तो इनका जब योग करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2 और 1, इसको प्लस कर देंगे 3 हो जाएगा। 3 में जब 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 7। कितने एम्पियर की धारा हो जाएगी बेटा, टोटल एम्पियर कितना आ रही है 7। अब बेटा ये धारा इधर को जा रही है, जब ये धारा इधर जाएंगी बेटा तो इधर से जब कितना धारा आ रही है 7 एम्पियर की धारा आ रही है, तीनों वायरों से मिलकर, अर्थात तीनों तारों से कितनी धारा आ रही है संधि पे 7 एम्पियर की धारा। तो बेटा ये I4 और I5 के जो मान आएंगे बेटा इनका जब योग करोगे तो वो भी 7 एम्पियर के बराबर हो सकता है कि मान लीजिए 5 एम्पियर की धारा I4 हो और तो 2 एम्पियर की ये हो, कि संभव हो सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर ये मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा है तो बेटा ये निश्चित ही कितनी होगी 5 एम्पियर की धारा होगी। कितनी होगी 5 एम्पियर की धारा, क्योंकि टोटल धारा इधर से बेटा कितनी आ रही है 2 और 1 3 और 4 7 एम्पियर की धारा आ रही है। तो बेटा अब ये इधर को जब करंट जाएगा तो 7 एम्पियर करंट जाएगा। अब इसमें डिवाइड हो सकता है, वो कितना डिवाइड हो जाएगा वो उनके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा बेटा, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन हाँ, इन दोनों का जो सम आएगा वो बिल्कुल 7 ही आएगा, एक्यूरेट 7 ही आएगा। यानी सीधा सीधा मतलब ये है बेटा कि इस संधि पर आवेश का संचय नहीं होगा, आवेश यानी धारा का कोई भी पतन नहीं होगा। जितना करंट इधर से फ्लो हो रहा है ठीक एग्जैक्ट उतना ही करंट इन दोनों वायरों में फ्लो हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और ना ही यहाँ पे कोई धारा का प्रॉफिट होगा कि इस संधि पर आकर धारा बढ़ जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। ना ही यहाँ पे कोई लॉस होगा, जितना करंट इधर से आएगा उतना ही करंट उधर को आएगा। यानी धारा ना यहाँ पे बढ़ेगी ना घटेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने पहले लेसन में पढ़ा था आवेश का संरक्षण नियम। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है, जबकि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर किया जा सकता है बेटा स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। तो सेम टाइप से बेटा जितनी धारा इधर से आई उतनी धारा उधर को ट्रांसफर हो गई। अर्थात कहने का मेरा सार ये है बेटा कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है अर्थात धारा नियम है वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है,
इस चीज़ को बेटा बहुत अच्छे तरीके से नोट करें कि कई बार आपसे अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि किरचॉफ का धारा नियम या संधि नियम किस भौतिक राशि के संरक्षक सिद्धांत पर आधारित है, तो बेटा आप लिख करके आएंगे किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षक सिद्धांत पर आधारित है। तो डिस्टेंट आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए बेटा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।